हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुष्पक गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिकोड कॉमर्स। तो सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 सीरीज का एक और स्टैंडर्ड। जैसे लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपके साथ 500 एंड 501 डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसए 505, जिसका नाम होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, मैं एक चीज पहले बताता हूँ, इसका पूरा नाम पता है क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ईसीआर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है। तो सर, इस स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है हमें? देखो, स्टैंडर्ड में ना बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ जो बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट को करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक चीज हमारे पास होती है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम करते क्यों हैं। तो देखो, मैंने आपको लास्ट दो स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए भी एक बात बताई थी कि कुछ एजर्शंस होती है, कुछ हमारी होती हैं ऑडिट एजर्शंस, जिनको हम चेक कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑडिट एजर्शंस मैंने आपको बताई थी, एक होती है एग्जिस्टेंस, एक होती है वैल्यूएशन। क्या होती है? वैल्यूएशन। इसी तरीके से होती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और क्या होती है? एक होती है हमारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो गई, एग्जिस्टेंस हो गई। एक होती है हमारी क्लासिफिकेशन, या हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एक होती है एक्यूरेसी। तो आपको एक बात बताऊं, इन सारी assertions के लिए के अंदर से ना, हम एग्जिस्टेंस assertion को चेक करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती ही एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने कॉमनली सुना होगा वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, ये ऑडिट के बारे में आपने सुना होगा कि हमने ना डेटर्स का बैलेंस कंफर्म करने के लिए ना डेटर्स को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दी। तो भाई, आप मुझे बता दो कि आपकी बुक्स में मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उसका बैलेंस कितना है। तो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, कि वो हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज के हम चेक क्या करना चाहते हैं? हम चेक करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर डेटर का बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग एंटिटी में शो हो रहा है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। हम ये चीज चेक करना चाहते हैं। चलो ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम भेजते क्यों हैं, मतलब मोटिव क्या है हमारा। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती क्या है? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूं। मैं क्या हूं? मैं ऑडिटर हूं। तो मैंने कंपनी की बुक्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर एक एफडी शो हो रही थी। क्या हो रही थी? एफडीआर शो हो रही थी 2 करोड़ रुपीस की। मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैनेजमेंट को बोला कि मुझे ऑथराइजेशन दे दो। मुझे क्या दे दो? ऑथराइजेशन दे दो। ऐसे अगर मैं किसी भी बैंक के पास जाऊंगा कि भाई मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, मुझे बस दे दो, ऐसे थोड़ी दे देगा। मेरे पास होना चाहिए मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, जिसमें मैनेजमेंट लिख के, हाँ ये मेरी कंपनी का ऑडिट है, ये इस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं, तो इस पीरियड के ऑडिट से रिगार्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर से आप मांगेंगे ना आपसे, आप प्लीज उन्हें प्रोवाइड कर देना। ये ऑथराइजेशन हो गया। तो आफ्टर गेटिंग ऑथराइजेशन क्या होगा? अब ऑडिटर साहब बैंक को भेजेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या भेजेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे। और फिर बैंक इसका देगा डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या देगा बैंक? बैंक देगा डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। तो वही चीज है। क्या होता है ऑडिट एविडेंस? देखो, अच्छा ठीक है। आपको याद है जब मैं आपको एसए 500 पढ़ा रहा था? अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ और 500 पढ़ जाओ, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके। सो जब मैं आपको एसए 500 पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि कुछ टेक्निक्स होती हैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की। उसी के अंदर एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी। क्या मैंने आपको बताया था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो वही चीज, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर। डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा फ्रॉम द थर्ड पार्टी इन अ पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और अदर फॉर्म में भी। देखो, पहले हम पेपर फॉर्म में भेज सकते हैं। हमने क्या बोलते हैं, लेटर बनाया, प्रिंट आउट निकाला, अपने मैनेजमेंट को ऑथराइजेशन उसके साथ अटैच करा, और जिस पार्टी से हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है, हमने उस पार्टी को वो लेटर भेज दिया। फिर मैं उस पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर अपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करी और दोबारा से हमें क्या कर दिया? कुरियर कर दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हमने उसे मेल कर दिया और मेल का रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप्स की होती है।
एक टाइप होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या होती है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। बहुत आसान से समझाता हूँ, बहुत बेसिक चीजें एक बार में समझ जाओगे। पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आपने सामने वाले को एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स के लिए आपने एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें आपने लिख दिया कि आप मुझे बैलेंस कंफर्म करके दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लेटर बना दिया, एक्स वाई जेड कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, मैंने एक लेटर बना दिया और मैंने बोला कि आप बेटर हो इस कंपनी के और आपका बैलेंस 2 लाख रुपीज आ रहा है, तो आप मुझे कंफर्म करके दो। पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में क्या होगा? अगर उसकी बुक्स में 2 लाख रुपीज आ रहे हैं तो भी वो हमें रिस्पॉन्स देगा, और अगर 2 लाख रुपीज से वेरिएशन आ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो वो हमें रिस्पॉन्स देगा। बट नेगेटिव में क्या होगा कि अगर उसकी बुक्स में भी 2 लाख रुपीज का ही बैलेंस आया, अगर उसकी बुक में भी 2 लाख रुपीज का बैलेंस आया, तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर डिफरेंस आया तब जाके रिस्पॉन्स देगा, जब वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन अगर हमें नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंसी है। ओके, तो एक बार फटाफट से पढ़ भी लेते हैं। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर हमने भेजी है ना, उससे वो डिसएग्री है या एग्री है, इन बोथ द केसेस पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में वो हमें रिस्पॉन्स देगी। Negative confirmation: request that the confirming parties respond directly to auditor only when the confirming party disagrees with the information requested. जब वो रिक्वेस्ट, हमने जो रिक्वेस्ट भेजी उसे डिसएग्री होगी, केवल उसी सिचुएशन में वो हमको क्या करेगी? हमें रिस्पॉन्ड करेगी। चलो जी, इतना क्लियर हो गया। अब पहले हम एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे। एक पॉइंट है आपके इस नोट्स के आखिरी वाले पेजेस में, आपको वो मिलेगा टॉपिक। जो 8th पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव कंफर्मेशन हम कब भेजते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव कंफर्मेशन, देखो पहली चीज मैं बताता हूँ, लेस परसुएसिव होता है। मतलब एक अच्छा ऑडिट एविडेंस नहीं माना जाता हमारे लिए नेगेटिव कंफर्मेशन को। तो नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगर हम, मतलब आपको ये बताना चाह रहा है स्टैंडर्ड की, कोशिश करो आप पॉजिटिव कंफर्मेशन ही भेजो। तो लेकिन आप ऑडिट पर भी नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब भेज सकते हैं? वो भेज सकता है व्हेन आपका, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज वेरी लो। आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? लो है। आपका रिस्क होने के चांसेस, मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस क्या है? लो है। रिलेवेंट कंट्रोल इफेक्टिव है, इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या है? इफेक्टिव है। फिर population comprises of large number of homogeneous and small items, small and homogeneous transactions। एक जैसी सी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, इस तरीके की चीजें हैं, तो उस केस में हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेड, एक्सेप्शन की जो एक्सपेक्टेशन है ना, मतलब डेविएशन की, फॉर एग्जांपल वेरिएशन की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है? लो है। फिर ऑडिटर इज नॉट अवेयर, ऑडिटर को पता नहीं है कि यार ये सामने वाला बंदा जिसको मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूँ ना, तो ऑडिटर को अब तक ये लगता है कि अगर मैं इसको कंफर्मेशन भेज रहा हूँ ना और अगर नेगेटिव बैलेंस वेरिएशन है तो 100% ही रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। कोई ऐसा सरकमस्टांस आज ऑडिटर को नहीं पता जिसकी वजह से उसे लगता है कि मेरी कंफर्मेशन को ने डिसरिगार्ड करेगा, मतलब डिसरिगार्ड मतलब ये उसको वैल्यू नहीं देगा, अगर वेरिएशन भी नहीं है तो भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा ये। तो ऐसी कोई सरकमस्टांस आज ऑडिटर के पास नहीं है। The auditor is not aware that circumstance causing receipts of negative confirmation request to disagree such request। ऐसे कोई circumstances नहीं, तो फटाफट से मुझे बताओ नेगेटिव कब कब भेजते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या है हमारा? असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज वेरी लो। स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन है बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर, उसी तरीके की चीज है। ठीक है। एक्सेप्शन निकलेगी कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वेरी लो है। इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ ही साथ ऑडिटर इज अनअवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांस और एनी सिचुएशन दैट नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा? डिसएग्री करेगा उससे। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स, इसकी क्वेश्चन भी देखो, ये पूरा क्वेश्चन इसी पे ही है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके नोट्स में ही आपको मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी। सो ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर को
डिजाइन करते हुए एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब डिजाइन कर रहा हूँ ना, तो उसको कंसिडर करने पड़ेंगे, कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे ऐसे कुछ फैक्टर्स। तो क्या क्या होते हैं देखो, जब डिजाइन करना तो हमें सोचना पड़ेगा एक्सटर्नल भेजें हम या वो क्या बोलते हैं, हम पॉजिटिव भेजें या नेगेटिव कंफर्मेशन भेजें, ये हमें डिजाइन करते हुए सोचना भी तो पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया नेगेटिव के लिए क्या एक बेसिक चीज थी, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी तो पता होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, हम ये चीज नोटिस करेंगे। फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है उस डेटर या क्रिएटर से जिसको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहते हैं, कि वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता भी है नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता हमें ढंग से, तो ऐसे पार्टी को हम नहीं भेजेंगे। लेआउट और प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें भेजनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजनी चाहिए या मैनुअल तरीके से कुरियर करनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में। फिर एबिलिटी क्या है, इंटेंडेड पार्टी जिसको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहते हैं ना, उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो एक्चुअल में रिस्पॉन्ड हमें करती है या नहीं करती है। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी पे ना एक पॉइंट भी है बहुत अच्छा, और पेपर में ना इससे अच्छा क्वेश्चन भी आता है, अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। और कौन सी एजर्शन को हम एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस एजर्शन को लेकर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन जनरली करते हैं ना, दैट इज क्या होती है, वो होती है एग्जिस्टेंस। क्या होती है, एग्जिस्टेंस। हम एग्जिस्टेंस को लेकर मेनली हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं। चलो मैंने आपको ये बता दिया। अब एक चीज देखो, बहुत छोटा-सा ऐसे तो मैं जल्दी-जल्दी निपटा रहा हूँ, ठीक है? स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट रह गया है, तो प्लीज़ आप ये भी क्लियर कर दो, तो मैं फटाफट से आपका डाउट कर दूँगा क्लियर। वैसे बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट है लेकिन, और छोटा-सा हिस्सा है। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स मेक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मोर रिलायबल। कौन से फैक्टर्स आपकी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो आपने ऑब्टेन करी है ना वो मोर रिलायबल हो? खुद सोचो। हमने ऑडिट एविडेंस के अंदर भी पढ़ा था कि ऐसे कौन से तरीका ऑडिट एविडेंस होगा जो मोर रिलायबल होगा। क्या पढ़ा था हमने? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनडायरेक्ट ज्यादा रिलायबल होता है, डायरेक्ट ज्यादा रिलायबल। तो डायरेक्ट ज्यादा रिलायबल होता है। एक्सटर्नल सोर्स वाला ज्यादा रिलायबल होता है या इंटरनल सोर्स वाला? एक्सटर्नल सोर्स वाला ज्यादा रिलायबल होता है। और एक और पढ़ा था हमने, ओरिजिनल होता है या फोटोकॉपी? ओरिजिनल ज्यादा होता है। ओरल होता है डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री ज्यादा होता है। तो देखो दो तो यही हो गए। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म फॉर्म वाला ज्यादा रिलायबल होगा आपका, डायरेक्टली ज्यादा रिलायबल होगा आपका। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट सोर्स से, मतलब उस पार्टी के ऊपर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो। अगर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस होगा ओवर द थर्ड पार्टी, तो मैनेजमेंट तो कहेगी ना कि अरे यार हमारे यहाँ बैलेंस, हमने तुम्हारा 2 लाख रुपए दिखा दिया लेटर, तो तुम पे जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगी ना तब तुम भी बोल देना कि हाँ ठीक है 2 लाख का बैलेंस। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पार्टी। चलो 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 चलो, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने का ना प्रोसीजर क्या होता है। क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने का प्रोसीजर? इसके लिए एक निमोनिक है, बहुत इजी सा निमोनिक है, DSDF। DSDF, डी फॉर डिजाइन, डिटरमाइन, सॉरी, डी फॉर डिटरमाइन, एस फॉर सिलेक्टिंग, डी फॉर डिजाइन, और एफ फॉर फॉलो अप। देखो बेसिक पहले ऐसे ही समझो, बिना बिना क्या बोलते हैं हम नोट्स के पढ़े। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन में हमें करना क्या है, डिटरमाइन में हमें करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किस इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, for which information, for which assertion we are going to follow the technique, we are going to follow the technique of external confirmation. So we have to determine कि किस assertion, किस information के लिए हमें external confirmation भेजनी है। फिर सिलेक्टिंग, हमें सिलेक्ट करनी है कि किस पार्टी से हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल अब बुक्स के अंदर डेटर्स तो बहुत सारे दिख रहे होंगे, ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, ई बी है। तो लेकिन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन सी पार्टी से हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगेंगे, सिलेक्ट करना पड़ेगा पार्टी से। तो ये प्रायर पीरियड के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रायर पीरियड एक्सपीरियंस क्या है, इंटेंडेड पार्टी की इंटेंशन क्या है, क्या वो हमें ढंग से देगा नहीं देगा, इन्फ्लुएंस तो नहीं है वो मैनेजमेंट से, ये सब चीज चेक करनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फिर डिजाइन, डिजाइन में भी मैंने बताया ना, जैसे फैक्टर्स टू बी डिटरमाइन व्हाइल डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो हमें डिजाइन करनी पड़ेगी अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, कि हम उसको मेल के थ्रू भेजें या कुरियर की, पॉजिटिव भेजें या नेगेटिव भेजें, कौन कौन से पॉइंटर्स ऐड करें। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो क्या होता है, बिग फोर या बिग कंसल्टिंग फर्म्स का ना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। एक, उन्होंने एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना रखा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, फिर वो उस अकॉर्डिंग भेजती है, ठीक है। तो वो डिजाइन ऑटोमेटिकली हो रखा होता है, फिर हमें आखिरी में फॉलो अप लेना है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजे हुए 1 हफ्ता हो गया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमें फॉलो अप भी लेना पड़ेगा उनसे।
तो पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या है, पहले हमारे पास है डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंसिडर रिक्वेस्टेड। कौन सी इंफॉर्मेशन को हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में? तो इंफॉर्मेशन फॉर विच कंफर्मेशन कैन बी सॉट इंक्लूडेड क्रेडिट रिसीवर, पेबल, बैंक रिसिप्ट, थर्ड पार्टी स्टॉक। कुछ भी थर्ड पार्टी स्टॉक याद करो, अभी मैंने लास्ट इससे आपको क्या पढ़ाया, 501। उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि एक सिचुएशन थी 501 की। अच्छा, 501 में मुझे फटाफट से बताओ कि क्या चेक करते हैं 501 में, तीन स्पेशल आइटम्स क्या है हमारे? जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, तो उसके अंदर से एक इन्वेंटरी था, मैं बताता हूँ, दो आपके काम है बताने। एक इन्वेंटरी था, इन्वेंटरी हम क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करते हैं हम इन्वेंटरी से रिगार्डिंग। तो अगर एक सिचुएशन उसके अंदर थी कि इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है कि 31 तीन को मैं चेक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास प्ले करती थी। तो उस केस में हम क्या करते थे, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लेते थे थर्ड पार्टी से, जैसे डेटर, पेबल, बैंक रिसिप्ट्स और थर्ड पार्टी स्टॉक, और बहुत सारे एग्जांपल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सिलेक्टिंग करेंगे अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। पार्टी हु हैज ऑडिटर नॉलेज हैज अ इंफॉर्मेशन। अब एक बार बताओ, मुझे डेटर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, तो मैं बैंक के पास थोड़ी भेजूंगा, मैं किसके पास भेजूंगा, डेटर के पास भेजूंगा। तो ऑडिटर के अकॉर्डिंग जिसके पास उस पर्टिकुलर एजर्शन, उस पर्टिकुलर आइटम, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज होगी, उसको मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा, फॉर विच कंफर्मेशन इज डिजायर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैंने आपको बता दिया, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डिजाइन करेंगे, इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन दैट रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस। प्रॉपरली एड्रेस होनी चाहिए ना, कि हमें ये पॉइंट बता दो। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक के पास हमारे करंट अकाउंट भी हैं, हमारी ओडी लिमिट्स भी चल रही हैं, हमारे क्या बोलते हैं एफडीआरस भी हैं, तो अलग अलग कुछ मैच्योर होने वाले, कुछ मैच्योर ड्यूरिंग द ईयर हो गए, कुछ बाद में होंगे। तो हमने एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन बनाई बैंक से बात करके। हमें क्या करना है, हमें एक बैंक को क्या भेजनी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है। किसको भेजनी है, बैंक को भेजनी है। तो हमने बोल दिया कि हमारा करंट अकाउंट है, हमारी ओडी लिमिट है, हमारे एफडीआर है, ये बैलेंस है, एफडीआर पे ये इंटरेस्ट रेट है, इतने टाइम मेच्योरिटी है। तो आप प्लीज बैंक हमें कंफर्म करके बता दो कि आपके पास भी सेम सेम अमाउंट की एफडीज हो रखी हैं, ये आपका बैलेंस चल रहा है, कोई पेनल्टी तो नहीं लगा दी, अपने बैंक चार्जेस कंफर्म करके बता दो हमें सब। ठीक है, तो ये चीजें हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू बैंक से या थर्ड पार्टी से पूछ सकते हैं। चलो जी, उसके बाद फोर्थ स्टेप इज फॉलो अप। फोर्थ स्टेप क्या था, फॉलो अप लेना। तो सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल। अच्छा जी, आपने इस चीज में एक नोटिस करा, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बेसिक स्टेप क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन अ मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लेटर। क्या चाहिए हमें? मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए हमें, क्योंकि हम किसी पार्ट पर्सन को ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आप हमें उसका बैलेंस बता दो, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी ये तो। इसके लिए हमें मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लेटर मिलता है कि हाँ ठीक है, ये हमारे ऑडिटर है इस पीरियड के लिए, तो आप इनको इस पीरियड से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप इन्हें प्लीज प्रोवाइड कर देना। तो चलो, अब इससे ही एक पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या आ गया, देखो, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन की ऑथराइजेशन देने के लिए। मैनेजमेंट कह रहा नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे। मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने बोला नहीं भैया हम तो नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में सबसे देखो, थ्री स्टेप का है यहाँ पे। आपको इंक्वायर करना है, आपको इवेल्युएट करना है, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स जो आपने मैनेजमेंट से करा, और आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आखिरी में 705 कर दो। तो देखो सिंपल सा, मैंने इतने नोट्स आपके लिए, देखो मैंने बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में बना रखे हैं। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप करोगे इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पूछोगे उनके रीजंस। मैनेजमेंट आपके रीजंस क्या है रिफ्यूजल के लिए, क्यों आप हमें मना कर रहे हो? ऐसे थोड़ी हर कोई देता है, आप मना करोगे मैनेजमेंट ऑथराइजेशन नहीं देंगे हम। ठीक है, फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे टू चेक द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी या रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट का जो भी आर्ग्यू हो, जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स होगा इस वजह से नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डेटर से क्या बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी थी। हमने मैनेजमेंट को बोला कि प्लीज आप हमें मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए, सो दैट वी कैन टेक अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर। लेकिन मैनेजमेंट बोलती है अरे सर, अभी तो क्या है बोलते हैं, हमारा ना उनसे डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ना माल उनसे हमें, हमने उनको सेल करा था लेकिन उसको उन्होंने रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिसी, तो हमारी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी हम कोर्ट में चल रहा है डिस्प्यूट। तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे ही नहीं ढंग से। तो फिर आप क्या बोलते हैं, हम ना दे नहीं पाएंगे आपको मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेटर फॉर गेटिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्स दे दिया, मैंने इंक्वायरी करी।
अब मैं जो उनका रिस्पॉन्स है ना वो एक्चुअल में चेक करूंगा, तो मैं चेक करूंगा कोई डिस्प्यूट है भी है इनका कोर्ट में विद डेटर, तो इस तरीके की मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा लूंगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लूंगा। फिर मैं इवेलुएट करूंगा उसका इम्पैक्ट, असेस करूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं है, और मैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंट डिसाइड कर दूंगा अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की। अरे देखो ये मेरा एक ऑडिट प्रोसीजर ही तो था जिसके थ्रू मैं एग्जिस्टेंस चेक करने वाला था डेटर की, लेकिन मैनेजमेंट ने तो मेरा जो भी प्लान बनाया था मैंने सारा, उसने मैनेजमेंट ने तो क्या कर दिया, उसको गलत कर दिया। अब वो प्लान क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं इस तरीके से डेटर का बैलेंस कंफर्म नहीं कर पाया, तो अब मैं इस तरीके से डेटर का बैलेंस कंफर्म करूंगा। तो चलो ये भी हो गया। उसके बाद अप्लाई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लोगे आप। अगर ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट ने मुझे रिफ्यूज तो कर दिया, ऑडिटर को अलाउ तो नहीं करा, रिफ्यूज टू अलाउ ऑडिटर एंड रीजंस गिवन बाय द मैनेजमेंट अनरीजनेबल है। मैनेजमेंट बोल रही है डिस्प्यूट है हमारा, लेकिन कोर्ट में तो कोई केस फाइल ही नहीं है, कोई सामान रिटर्न ही नहीं हुआ, डेटर के साथ तो इनके अच्छे रिलेशन है, ये तो बस हमें रोकना चाहते थे कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना ले पाए, ताकि इनका जो झूठ है ना, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो झूठ बोला हुआ है, हम उसे पकड़ ना ले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से बात करेगी और एक ओपिनियन ड्राफ्ट करेगी, गिव अ प्रॉपर इम्पैक्ट ऑफ सच पर्टिकुलर थिंग ओवर इट्स रिपोर्ट एज पर एस 705। ये ऑडिटर ना, एक तो मैनेजमेंट रिफ्यूज भी कर रही है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से, साथ ही साथ ऑडिटर जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना, फैब डिसाइड करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, साथ ही साथ ना ऑडिटर ना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा भी नहीं पा रहा है, कुछ बन ही नहीं पा रहा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो इस केस में भी 705 के अकॉर्डिंग ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्या कर देगा, ऑडिटर कर देगा मॉडिफाई। तो चलो जी, अब एक छोटी सी बात, एस्से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो कितनी जल्दी मैंने आपका एस्से करा दिया, और मैंने सारे पॉइंट्स करा दिया। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो चलो, फिर हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दी, हमें रिस्पॉन्स भी मिल गया। देखो रिस्पॉन्स में ना अलग अलग तरीके से चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रिस्पॉन्स तो मिल गया, लेकिन ना हमें ना रिलायबिलिटी नहीं हो रही। हमें रिस्पॉन्स तो मिल गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ना मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस था, हमें रिलायबिलिटी नहीं हो पा रही, रिलायबिलिटी नहीं हो पा रही, तो नॉट रिलायबल है हमें रिस्पॉन्स। तो हम क्या करेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लेंगे। एक केस हो गया आपका, ठीक है। एक, हमें उस पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने उसे लिख के दिया था कि भाई प्लीज सेवन विद इन द पीरियड ऑफ 7 days आफ्टर रिसिप्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्लीज रिस्पॉन्ड। एक महीना हो गया, ऑडिट खत्म होने को आ गया, अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है। हम ऑडिट एविडेंसेस कैलकुलेट गैदर ही नहीं कर पा रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन उसका। और हमें क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुए, मतलब ऑडिटर ने जब एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भेजी, डेटर को भेजी फॉर एग्जांपल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो 2 लाख रुपए का डेटर था, लेकिन डेटर बोलता है नहीं नहीं मेरे यहाँ तो 1 लाख रुपए का बैलेंस ही है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलो जी, आपका इसको हो गया समाप्त। अब फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ना एक पॉइंट आपके लिए मैंने ना रखा हुआ है यहीं पे, कि मैं आपको ना क्वेश्चंस के साथ ही पढ़ा दूंगा। बहुत बेसिक सा है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि पूरा कवर करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको ये चीज कवर करा दूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन था, मिस्टर एक्स हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ इलाइट को लिमिटेड wants to use confirmation request as audit evidence during the course of audit. What are the factors to be considered by Mr. X when designing confirmation request? तो कौन कौन से फैक्टर्स अभी बताया था ना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। एक तो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, कौन सी असर्शन को एड्रेस करने वाले, इंटेंशन, इंटेंडेड पार्टी का इंटेंशन क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है हमारा, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। तो देखो, एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म द रिक्वेस्ट, कि वो एबिलिटी है कंफर्मिंग पार्टी की, वो हमारी रिक्वेस्ट को मानेगी नहीं मानेगी। फिर असर्शन बीइंग एड्रेस, कौन से असर्शन के लिए जा रहे हैं, जैसे एग्जिस्टेंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, फिर प्रेजेंटेशन एंड लेआउट, प्रायर एक्सपेंडिचर, प्रायर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन का मेथड क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा या एक्सटर्नल होगा। फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन के बारे में देखो, हमने नेगेटिव के बारे में तो पढ़ लिया, नेगेटिव का पॉपुलेशन सेम होमोजीनियस स्मॉल नेचर ट्रांजेक्शंस की ऐसी है। दूसरा क्या है, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लो है, एक्सेप्शन की एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत लो है। दूसरी चीज क्या है,
एक और चीज थी इसके अंदर, क्या थी वो चीज थी आपकी कि ऑडिटर को ना ऐसे अनअवेयर ऐसी सिचुएशन से कि भाई जो कंफर्मिंग पार्टी है ना वो डिसएग्री करेगी मेरी बातों से। तो यहाँ पे पॉजिटिव की कुछ चीजें हैं। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस, हर केस में करेगा, either by indicating the confirming party agreement with the given information or by asking the confirming party to provide information। पॉजिटिव कंफर्मेशन को हम कैसे भेज सकते हैं? ऐसे ही भेज सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख का बैलेंस डेटर का आपके यहाँ है, ऐसा रिपोर्टिंग एंटिटी का आपके बैलेंस 2 लाख रुपए का है। अब मुझे कंफर्म कर दो कि 2 लाख का है या नहीं है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैंने एक्सेल कंफर्मेशन के अंदर आपको भेज दिया डेटर कि आप मुझे बता दो कि रिपोर्टिंग एंटिटी का बैलेंस आपके, मैंने बताया नहीं बैलेंस कितना है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आप मुझे बता दो कि बैलेंस है कितना, आप बताओ मुझे। चलो एक हो गया। दूसरा, रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑर्डिनरली इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। मोर रिलायबल है ना, परसुएसिव है, मोर रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब डाउट भी नहीं रहना पड़ेगा कि यार उसने करा नहीं करा रिस्पॉन्स, क्या पता उसने देखा ही ना हो। तो ये चीजें नहीं रहेंगी यहाँ पे, ये वाले फैक्टर्स नहीं रहेंगे। देयर इज अ रिस्क हाउएवर अ कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब जी यहाँ पे एक रिस्क रहता है कि कंफर्मिंग पार्टी ने बस ठीक है कि हाँ यस करके भेज दो जी, तो एक रिस्क तो हमेशा रहेगा। ऑडिटर लेकिन रिस्क को रिड्यूस कर सकता है बाय यूजिंग द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्टेट दैट द अमाउंट ऑन द कंफर्मिंग पार्टी। अगर हम इंफॉर्मेशन के ऊपर ना कंफर्मिंग पार्टी की ना अमाउंट ना लिखे, हम उनसे पूछे कि अमाउंट आप बताओ, यस नो मत करो, अमाउंट बताओ, तो एक इससे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आस्क कर सकते हैं कंफर्मिंग पार्टी टू फिल इन द अमाउंट फर्निश द अदर इंफॉर्मेशन। On the other hand, use a type of blank confirmation request may result in lower response rate because additional effort is required by the confirming party। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, कुछ कई बार हमें क्या बोलेगा, कंफर्मेशन का ना रिस्पॉन्स नहीं देगा सामने वाला, एफर्ट करना पड़ेगा ना, बुक्स खोलनी पड़ेगी, लेजर्स चेक करने पड़ेगा, अकाउंटिंग को एक्स्ट्रा, अकाउंटेंट को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सब करने के चक्कर में। चलो जी ये भी हो गया। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड रिफ्यूज टू अलाउ यू टू गेट द कंफर्मेशन, डायरेक्ट कंफर्मेशन, मैनेजमेंट मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, of the outstanding balance of the trade receivable. You want to ensure on ground of materiality that at least outstanding above threshold limit need to be confirmed and reconciled to be carried out before finalize the audit. If the company does not relent, how will you respond? Management मना कर रही है तो आप क्या चेक करोगे, फटाफट से बताओ। सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे, रीजंस देखोगे, रीजंस की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का क्या देखोगे, एंटी डिसाइड करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, साथ ही साथ आप देखोगे कि जो रीजंस हैं वो कोई फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट को वो तो नहीं कर रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर आप ऑल्टरनेटिव लगा लोगे। अब ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो आपने लगाए ना उनसे आप ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहे तो 705 करोगे और मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू से बात करोगे। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट ने रीजंस दिए थे ना वो हमें रिलायबल नहीं लग रहे, हमें डाउट रेज हो रहा है, मैनेजमेंट तो फालतू में झूठ बोल रही है, तो भी हम टीसीडब्ल्यू से बात करेंगे और 705 का अपना क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे उसका 705 के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। चलो एक फटाफट से क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। देखो ये भी फिर आगे व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, सेम सेम क्वेश्चन है। अब ये पढ़ा देता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं आज की क्लास हम खत्म और एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मिलूंगा मैं आपके साथ फिर से। तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टार लिमिटेड द ऑडिटर रिसीव्ड सम ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ट्रेड बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट। क्या हुआ, जब मैं स्टार लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था तो ऑडिटर को कुछ मिले, कुछ कंफर्मेशन, रिसीव्ड सम ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द ट्रेड, कुछ बैलेंस शीट के अंदर डिटेल्स थे, उस पे कंफर्मेशन मांगा थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाय नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। लेकिन कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कौन सी यूज करी, नेगेटिव वाली। In the list of the trade receivables, there are number of trade payables of small balances except one old outstanding 25 lakh rupees। देखो याद ढंग से पढ़ लो, यहाँ पे क्या है, स्मॉल बैलेंसेस। हमने पढ़ा था ना नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने के क्या होता है, एक कब भेज सकते हैं, जब स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजेक्शन होती है खूब सारी। वन ऑफ द ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 25 लाख रुपीज, लेकिन उसमें से 25 लाख रुपए का ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ होम, नो कंफर्मेशन ऑन द क्रेडिट बैलेंस रिसीव्ड, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली जिसकी हमें। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आप कमेंट करो। तो यहाँ पे आप परसुएसिव की बात कर सकते हो, क्या लिखा है, द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। द फेलियर टू रिसीव द रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
क्या है? डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसिप्ट बाय द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ये जरूरी है, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा है हमारे लिए? पॉजिटिव कंफर्मेशन वाला। Accordingly, the failure of confirming party to respond to the negative confirmation request provide significantly less persuasive audit evidence, thus a response of positive confirmation request. Confirming party may also be more likely to respond indicating their disagreement with a confirmation request when information is requested in favor and less likely to respond otherwise. अगर उनके फेवर में तो ओवर स्पेंड कर देंगे, अदरवाइज वो छोड़ देती हैं कई बार, मतलब जो ह्यूमन नेचर होता है। In the instance case, the auditor sent negative confirmation request, the trade payable having outstanding balance in the balance sheet while doing audit of Star Limited. One of the old balance of 25 lakh रुपए has not sent the confirmation of the credit balance. In case of non-response, the auditor may examine the subsequent cash disbursement, या इसको हम बोलते हैं जनरली प्रैक्टिकली टर्म में सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड अदर रिकॉर्ड्स सच गुड रिसीव्ड नोट। चलो जी। सो आपका ये ऐसे ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ खत्म कर दिया है पूरा, ऐसे आपके साथ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करती है तो वो वाला बहुत ज्यादा है, और आप कैसे डिजाइन करते हो वो बहुत ज्यादा है। डीएस डिटरमाइन करना है, सिलेक्ट करना है, डिजाइन करना है और फॉलो करना है। डीएस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसए 510, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसए आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।